Welcome to Need with MBBS. This is the third part of excretory product and its elimination. And this is the bestest video. इस पूरे चैप्टर की सबसे बढ़िया वीडियो है क्योंकि इसमें आएंगे आपके डिसऑर्डर्स, काउंटर करंट मैकेनिज्म. आई विल मेक श्योर काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको इतना प्यारा हो जाएगा ना, यू मेंशन दैट कि भाई बहुत अच्छा काउंटर करंट मैकेनिज्म था. ठीक है. उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द किडनी, कि यार किडनी में जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया या बहुत कम पानी पिया, तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या करेगी आपकी किडनी, किसको रिलीज़ करेगी, कौन कैसे क्या काम करेगा. ठीक है. फिर आता है कि तुमने सब कुछ यूरिन तो निकाल दिया, बट यूरिन बाहर कैसे निकलेगा, उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे पूरी. मिक्चुरेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें तो बस एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि भाई यूरिन जो होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. और 1 to 1.5 लीटर यूरिन निकलेगा, कैसा कलर निकलेगा. बट हमें फर्स्ट ईयर में मिक्चुरेशन बहुत प्यारी पढ़ाई थी एंड मैं भी वैसे ही पढ़ाने वाली हूँ. मैं तुम्हें स्पिंक्टर्स भी बताऊंगी, यूरिनरी ब्लैडर में कितने स्पिंक्टर्स होते हैं, मेल में कितने होते हैं, फीमेल में कितने होते हैं, कौन सा तुम कंट्रोल कर सकते हो, कौन सा तुम नहीं कंट्रोल कर सकते. एंड दिस टू कि अगर इफ़ यू आर यूरिनेटिंग एंड बीच में यू डिसाइड कि भाई मेरे को नहीं करना, यू वांट टू स्टॉप, इसमें आपको सिर्फ एक इनवॉलेंट्री स्पिंक्टर बताया हुआ है. तो अगर इनवॉलेंट्री है, लाइक यू कैंट कंट्रोल दैट, तो हाउ यू कंट्रोल योर यूरिनेशन इन बिटवीन. ठीक है. तो वो भी बताऊंगी कितने स्पिंक्टर होते हैं क्या. देन यू हैव फ्यू हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन योर किडनी, लाइक किस चीज़ में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन क्या करता है. एंड एट द एंड फेमस डिसऑर्डर्स इसमें 3 दे रखे हैं. बट व्हेन यू विल एंटर द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, you will going to realize कि भाई our body is filled with so many arteries, veins, blood vessels, nerve. अगर एक भी डैमेज हो गई ना, उसका अलग ही डिसऑर्डर आ जाता है. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी. तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से करते रहेंगे. सबसे पहले आ जाओ काउंटर करंट मैकेनिज्म. पता है इसको काउंटर करंट क्यों कहते हैं? आपको याद होगा हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी. सबसे पहले ना हमने ट्यूब्यूल्स पढ़ी थी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले होता है. सबसे पहले कौन सा होता है? डिसेंडिंग के बाद असेंडिंग के बाद डीसीटी. अब ना मैंने एक चीज़ और बताई थी कि यार अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जैसे कि अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हमारी बॉडी ना यूरिन से वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाती है और उसको मोर कॉन्सेंट्रेटेड बना देती है. गॉट इट. तो इसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए वी हैव अ थिंग प्रेजेंट. एक और ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी लूप ऑफ हेनले के साइड में, दैट वाज वासा रेक्टा. ठीक है. अब मेरी बात बहुत प्यार से सुनो. आई विल एक्सप्लेन यू बाय दिस डायग्राम. जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस डायग्राम. यहाँ पे मैंने ना 2-3 चीज़ें बनाई है. हियर इज योर पीसीटी, ये आपकी लूप ऑफ हेनले है और ये है आपकी डीसीटी. मैं ना रेड वाला वो ऑन कर लूँ, आई गेस दैट विल बी बेटर. ये होता है क्या? नहीं यार, ये तो नहीं है. भी नहीं. अच्छा ठीक है, मेरे को नहीं मिल रहा हो तो मैं ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करती हूँ. सॉरी. ओके. सो लेट्स सी दिस. यहाँ पर आपकी पीसीटी है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले है और लूप ऑफ हेनले के बाद ये डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है. हमने क्या पढ़ा था कि भाई एआई से याद रखना है हमने. असेंडिंग वाले में तो इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे, डिसेंडिंग वाले में वाटर जाएगा. तो यहाँ से आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं, यहाँ से आपका वाटर आ रहा है. ठीक है. सबसे पहले तो ना ऑलवेज रिमेंबर इन दोनों के बीच में भी ना काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा होता है. ठीक है. बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म इन दोनों के बीच में चल रहा है. वासा रेक्टा के अंदर अपोजिट होता है. ऑलवेज रिमेंबर. ये देखो यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, तो उसके साइड में असेंडिंग वासा रेक्टा होगी. यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है तो यहाँ पे डिसेंडिंग वासा रेक्टा होगी. ठीक है. अब तुम मेरी बात सुनो. 3 काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गए. एक तो आपका लूप ऑफ हेनले में चल रहा है, दूसरा आपका वासा रेक्टा में चल रहा है और इन दोनों के बीच में भी एक वो काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है. ठीक है. अब तुम्हें समझना क्या है वो ध्यान से सुनो. हमने ये पूरा डायग्राम देखा. अब हमें ना डायग्राम के बीच में एक चीज़ और देखनी है. ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी. यहाँ पर अगर आपको लाइन दिख रही हो, इसके ऊपर वाला सारा कॉर्टेक्स था, नीचे वाला सारा मेड्यूला था. ठीक है. तो ये जो लूप ऑफ हेनले है और वासा रेक्टा है, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना, तो उसको कहते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. नाम मेड्यूला में प्रेजेंट है इसलिए मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. ठीक है. तो अब इसमें क्या देखना है आपको, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू सॉल्ट.
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से परमेबल होती है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वासा रेक्टा के अंदर वो सारे सॉल्ट्स चले जाएंगे। सी दिस, यहाँ पर आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से आपके सारे सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो सॉल्ट्स वगैरह जा रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, जब ये यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो ये बाहर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज करने स्टार्ट कर देगी। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जब सॉल्ट्स रिलीज होंगे तो उसकी ऑस्मोलेगुलैरिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 300 ऑस्मोल्स, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट आ गए तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी कि यार इतना सॉल्ट इतना सॉल्ट। तो जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लेते हैं तो वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ज़्यादा सॉल्ट आ जाता है ना, तो वहाँ पे पानी निकल जाता है, ठीक है। एक आपकी ऑस्मोलेगुलैरिटी होती है NaCl या सॉल्ट्स जब बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, एंड सेकेंड वन बहुत ज़्यादा यूरिया बाहर निकल जाता है। अब हमने ये देख लिया कि आपका जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और वासा रेक्टा, ठीक है, ये दोनों बहुत सारे सॉल्ट्स निकाल रहे हैं। अब यूरिया भी निकालना है, तो आपका जो यूरिया होता है ना, वो कलेक्टिंग टिब्यूल्स निकालती है किसके अंदर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। यहाँ पर देखो, ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल्स है, इसके पास क्या है? आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ से यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम से निकलकर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा और फिर से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आपकी ऑस्मोलेगुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब मेरी एक बात सुनो, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम पढ़ा हमने सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर हमें ऑस्मोरेगुलैरिटी बढ़ानी है। ऑस्मोरेगुलैरिटी दो चीज़ों से बढ़ सकती है, वन इज योर NaCl एंड अनदर इज योर यूरिया, ठीक है। सबसे पहले NaCl कहाँ से बाहर निकलेगा? NaCl आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा की वजह से बाहर निकलेगा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम से। तो उससे ना ऑस्मोलेगुलैरिटी बढ़ने लग जाएगी। कितनी? 300 ऑस्मोल। उसकी वजह से सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत सारा पानी बाहर निकलेगा। उसके बाद आता है आपका यूरिया। यूरिया कलेक्टिंग टिब्यूल्स और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वजह से बाहर निकलेगा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। जब यूरिया बाहर निकलेगा ना, तब भी बहुत सारा पानी निकलेगा और इस पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपका कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? सबसे पहले अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ, ये जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो किस चीज़ की वजह से प्रेजेंट हो रहा है, तो योर आंसर शुड बी यूरिया प्लस NaCl। इसका नीट में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ दूसरी चीज़ पे, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब आती है एक चीज़, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज़ इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक। हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स कौन स्टिमुलेट करता है, कौन रिलीज करता है? तो योर ब्रेन हैव अ पार्ट दैट इज नेम एज हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट एंड सिक्रीट करता है। उसके अलावा एक चीज़ और है, दैट इज योर JGA सेल्स। JGA सेल्स क्या थे? जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, ओके। अब पता है आपका क्वेश्चन क्या आता है, एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इज ये वाली लाइन देखो कि जो आपका किडनी रेगुलेशन है ना, यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई जो आपकी किडनी है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करती है इनको। क्या क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपका हार्मोन्स रिलीज करेगा। JGA अपरेटस आपका JGA सेल्स रिलीज करेगा जो GFR को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, एंड समटाइम्स हार्ट। बट पता है हमारे MBBS में ना ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को ये बताओ कि सबसे फास्ट काम कौन करता है? तो ऑलमोस्ट बच्चे हार्ट पे टिक लगा के आते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। JGA सेल्स सबसे फास्ट काम करता है एंड लाइक विद इन सेकेंड्स काम करता है। उसके बाद आवर बॉडी हैव अनॉर्मस रिसेप्टर्स। अगर कोई दिक्कत हुई, वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ब्रेन में सिग्नल जाएगा और फिर चीज़ें नॉर्मल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो वी हैव ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी एंड दे आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड फ्लूइड। ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लूइड में कोई भी चेंज आया, आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे ना, वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है क्या आपका उसके बाद आपके हाइपोथैलेमस को रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, हाइपोथैलेमस में सिग्नल भेजा कि भाई ADH को रिलीज करो। ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो आपका प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस को।
गॉट इट। अब इसमें क्या होता है कि ना, डायूरेसिस इज बेसिकली कि बहुत ज़्यादा यूरिन को बाहर नहीं निकलने देगा, बहुत कम यूरिन का आउटपुट देगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, दैट इज़ कि ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जब हम अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो आपका जो एडीएच होता है ना वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन करते हो। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आई गेस सबको बताना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि एडीएच तुमने बता तो दिया उसका काम क्या होता है, लेकिन वो काम कैसे करता है। एडीएच कुछ नहीं होता, एडीएच तुमने रिलीज कराया है, एक हार्मोन है जो आपके ब्लड वेसल्स को ना कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जब आपके ब्लड वेसल्स, देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुई तो ब्लड धीरे पास होगा, अगर तुमने इसी चीज़ को इतना सा कर दिया तो ब्लड बहुत तेज़ पास होगा, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है एडीएच की हेल्प से, ठीक है। जो हमने ए फ्रेंड और ई फ्रेंड का डायमीटर करा था कि ए फ्रेंड का डायमीटर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर वॉट आपका अच्छा ब्लड आ रहा होता है, तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे, दैट इज JGA सेल्स। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस आपका JG सेल्स को रिलीज करते हैं, जो रेनिन रिलीज करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, कॉपी लेके बैठो, मैं जो जो बोल रही हूँ वो लिखो। JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस आपका JG सेल्स को रिलीज करता है, जो आपका फर्दर रेनिन रिलीज करता है। रेनिन आपका एंजियोटेंशन 1 से जाके बाइंड करता है, एंजियोटेंशन 1 से एंजियोटेंशन 2 रिलीज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है, आपका जो NaCl है उसको और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ पे, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल पे, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट योर रीएब्जॉर्प्शन वाला चीज़। क्या बताया मैंने, सबसे पहले JGA सेल्स JG सेल्स को रिलीज करेंगे, फिर रेनिन रिलीज होगा, एंजियोटेंशन 1 एंजियोटेंशन 2 एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, जो वाटर और NaCl को Na+ को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। अब तुमने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, अब अगर ब्लड प्रेशर कम करना है तो क्या करेंगे, एक और हार्मोन होता है, दैट इज एंटागनिस्ट टू योर दिस हार्मोन, व्हाट, आई एम सो सॉरी, ADH का बिल्कुल एंटागनिस्ट होता है, दैट इज ANF, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करा देगा, मतलब जो वेसल है ना उसकी वॉल्यूम बढ़ा देगा, थिकनेस कम कर देगा, तो उसकी वजह से आराम से जो आपका खून है वो आराम से पास करेगा, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है उसमें, ठीक है। फिर आ जाओ आप मिक्चुरेशन पे। मिक्चुरेशन इज नथिंग रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे रिलीज होता है, सबसे पहले किडनी से तुम्हारा यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरेटर की जो लेंथ होती है ना वो 30 to 35 सेंटीमीटर्स होती है, मेल में भी उतनी, फीमेल में भी उतनी। अब बात आती है कि भाई तुमने यूरिनरी ब्लैडर तक तो बात पहुंचा दी, अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद वो तब तक स्टोर होता है जब तक तुम एक वॉलेंट्री सिग्नल नहीं देते कि भाई CNS को वॉलेंट्री सिग्नल दे दे और रिलीज ऑफ यूरिन करा दो, ठीक है। बस इसमें यही एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, दैट इज यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द वॉलेंट्री सिग्नल। जब वॉलेंट्री सिग्नल आपके CNS से आया तो आपका रिलीज ऑफ यूरिन हो जाता है, एंड दैट इज वॉट योर होल मिक्चुरेशन प्रोसेस इज, ठीक है। और सिग्नल तब आता है जब आपका ना यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन पूरा फिल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शंस होती है उसकी मसल्स में, ठीक है, तो वो सिग्नल भेजता है आपके CNS को कि भाई आगे की तू प्रोसेस पूरी करा दे। अब पता है इसके अंदर एक चीज़ और है, दैट इज़ कि द CNS passes on motor message to initiate a contraction of smooth muscles। एक चीज़ बता दूँ, आपके पूरे MBBS में बहुत काम कराएगी, जहाँ पर भी आपके स्मूथ मसल्स आते हैं ना वहाँ पे जनरली इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वो आगे जाके आपके यूरेथ्रा को वो देंगे सिग्नल कि भाई आप यूरेथ्रा रिलीज कर जाओ और आगे जाके यूरिन पास कर जाओ। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पूरा डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, ओके, सी टेक अ लुक, यहाँ पर आपकी एक सेकंड रुको, मैं बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
दिस इज़ योर किडनी। किडनी के हीलुम से आपका यूरेटर निकल रहा है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका यूरेथ्रा होता है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच नहीं होता यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ऐसे अटैच होता है कि भाई जो यहाँ से यूरेथ्रा निकलता है और मेल के जेनाइटल ऑर्गन में चला जाएगा एंड फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में चला जाएगा। तो यूरेथ्रा जो होती है ना वो मेल के जेनाइटल ऑर्गन में ज़्यादा होती है क्योंकि लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ ज़्यादा होती है मेल के जेनाइटल ऑर्गन में कंपेरेटिवली टू द फीमेल। ऐसे होती है 16 to 20 सेंटीमीटर आपकी मेल में होती है और 3 to 3.5 सेंटीमीटर आपकी फीमेल्स में होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आराम से वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो हमारे उसमें हमारी जो एनाटॉमी की टीचर थी ना, उन्होंने वाइवा में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी हाउ मेनी स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड हाउ मेनी स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन फीमेल। तो मेल के अंदर 3 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 इनवॉलेंट्री और 1 वॉलेंट्री। बताओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो टाइम ज़्यादा हो रहा है बट लेट इट बी। एक तो आपका यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के उस पर प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो होता है ना वो आपका यूरोजेनाइटल डायफ्राम की मसल्स बनाती है, दैट इज़ द वॉलेंट्री स्फिंक्टर, जिससे आपका यूरिन बाहर निकलता है। फीमेल में सिर्फ 2 होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर पे और एक यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो वॉलेंट्री स्फिंक्टर बनाता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। अब तीसरा मेल में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दैट इज़ कि 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे आपका निकलता है एक इंसान से। ठीक है, उसका पीएच न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नहीं होता, पता है, स्लाइट एसिडिक होता है। इसमें लिखा है 6 पीएच होता है, 7 इज़ योर न्यूट्रल, तो बहुत ही थोड़ा सा एसिडिक होता है एंड लाइटिश येलोइश कलर का होता है। लाइक पता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूरिन निकलना इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा लाइटिश ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लाइक अगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट निकलता है दैट मीन्स यू आर ओवर हाइड्रेटेड। ठीक है, एंड आई एम वेरी डिहाइड्रेटेड। अब एक चीज़ आती है दैट इज़ कि अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज निकल रहा है तो आपको है ग्लूकोयूरिया, एंड अगर आपके यूरिन के अंदर कीटोन निकल रहा है तो है आपको कीटोन्यूरिया। ग्लूकोयूरिया और कीटोन्यूरिया जब आपको होता है तो आपको एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ योर डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का मीठा मीठा खाना बंद हो सकता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। किडनी पढ़ लिया, किडनी आपका ऑलमोस्ट सारा वेस्ट रिलीज आउट करती है। उसके अलावा कुछ और ऑर्गन होता है दैट इज़ योर लंग्स। लंग्स बाइल के थ्रू करता है एक्सक्रीट आउट, आई एम सॉरी, लंग्स CO2 करता है, बाइल लिवर के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, बाइल में भी जो भी सारे कोलेस्ट्रॉल निकाल देगा, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको बाहर निकालने में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें भी यूरिया, सम कंसनट्रेट ऑफ यूरिया, NaCl, ये सब कुछ बाहर निकलता है। एंड इवन योर सलाइवा, उसके अंदर भी बहुत माइनर अमाउंट में यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, यस, इन योर सलाइवा। ओके, उसके बाद सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो आपका स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस वगैरह को रिलीज आउट करते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आई डोंट थिंक इससे क्वेश्चन वगैरह आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यू आर वेरी वेरी लकी कि भाई इसमें बहुत ही कम डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। आपको बस एक चीज़ पढ़नी है दैट इज़ हीमोडायलिसिस। जैसे कि आपकी अगर किडनी ख़राब हो गई तो इतनी अच्छी है हमारी मेडिकल सिस्टम कि हमारी मेडिकल सिस्टम ने ना एक आर्टिफिशियल किडनी का सिस्टम बना दिया। आपकी कोई भी आर्टरी से वो ले लेंगे, जो भी वेस्ट वगैरह है वो आएगा, वो एक डायलिसिस का पूरा सिस्टम बनाएंगे। डायलिसिस के अंदर एक एंटी कोगुलेंट डलता है दैट इज़ योर हेपारिन। उसके बाद आपका सारा वो फिल्टर आउट हो जाएगा सब कुछ ब्लड, और वो वापस एक और आपकी उसी दूसरी आर्टरी से डालकर आपके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी एक और बात दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड ऑफ रीनल फेलियर। अगर आपकी किडनी फेलियर हो गया, जैसे बहुत लोगों को, ओके, रीनल वर्ड इज़ यूज फॉर किडनी। ठीक है, जहाँ भी रीनल आ गया जस्ट टिक किडनी। ठीक है, तो अगर किडनी फेलियर हो गया कि किडनी काम नहीं करी तो डायलिसिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट समवन कैन डू। ठीक है, अगर ये काम नहीं करा तो किडनी डोनर्स आते हैं, तुम किडनी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है दैट इज़ कभी कभार ना आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो नहीं देता साथ,
उसको। जैसे हमारी किडनी के लिए हमारा इम्यून सिस्टम इज़ प्रोन, ठीक है, बट दूसरे की किडनी आएगी तो फिर दे थिंक कि यार बाहर से कोई आ गया है घर में, चोरी वोरी करके ना ले जाए, इसलिए कभी कभार एक्टिव वो हो जाता है इम्यून सिस्टम की वजह से। उसके बाद आता है रीनल कैल्कुलाई, वेरी फेमस, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोन इन योर किडनी। ओके, बेसिकली क्या होता है, NaCl वगैरह जो होता है ना, सॉल्ट्स वगैरह जो होता है वो क्रिस्टलाइज कर जाते हैं और एक छोटा सा ऐसा स्टोन, ऐसा नहीं होता कि जो बाहर स्टोन पड़े हैं वैसा कुछ बन जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सब कुछ ना क्रिस्टलाइज कर जाते हैं किडनी के अंदर, दैट इज़ नोन एज योर किडनी स्टोन, जो कि सुसु रोकने की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल, आई गेस पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मेरे को जितना टीचर ने पढ़ाया था मैंने उतना भी बता दिया, जितना मैंने नीट में पढ़ा था मैंने उतना भी बता दिया। जो मैंने, पता है ये ना चैप्टर अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ा है ये वाला चैप्टर, और पता नहीं एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ठीक है, NCERT नीट वीट के लिए तो सभी पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं इनको थोड़ी सी MBBS फर्स्ट ईयर भी पढ़ा के देखते हैं। सो आई डिसाइडेड कि ओके। पता है अभी ना 9 बज रहे हैं, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं मेस से जाके खाना लेके आऊँगी। एंड पूरा काम हो गया, मैंने अच्छा खासा वीडियो भी बना ली, एडिट भी कर ली, ये वाला चैप्टर भी डाल दिया, बट आई डिडंट रियलाइज कि मुझे अपना भी पढ़ना है, मुझे अभी एनाटॉमी पढ़नी है, पता है। और ना मेरा न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट हो गई है, टेक अ लुक सी, मुझे ना न्यूरो एनाटॉमी पढ़नी है अपने लिए, उसके लिए भी मेरे को बहुत टाइम लगेगा। PDF ही नहीं दिख रही चलो, सी दिस इज हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स होती है, पता है ऐसी, तुम बड़े वो MBBS करोगे ना, यू गोइंग टू रियलाइज ऐसी स्लाइड्स होती है, ऐसी स्लाइड, पता है ऐसे ऐसे देख के तुम्हें वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि बताओ भाई ये स्लाइड किसकी है। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी बतानी पड़ती है, बट मज़ा बहुत आता है, एटलीस्ट बेटर दैन नीट। तो सॉरी, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, अभी कर लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ। और किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, और अगर ना हो तो थैंक यू बोलते ना एक कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो बाय बाय।